नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रनिशोर क्लासेस में। आज हम एक नए चैप्टर के साथ आप सभी के साथ आए हैं और इस चैप्टर का नाम है संविधान का निर्माण। क्लास 9 का चैप्टर 2 है ये। इसमें हम पूरे डिटेल में जानेंगे कि संविधान क्या है, ये एक कैसी शब्द है और इसकी जरूरत क्यों है, इसका विकास कैसे हुआ, हर जगह पूरे विश्व में संविधान का विकास कैसे हुआ, कैसे संविधान बना और इसकी जरूरत क्या रही बनने की। तो आज हम डिटेल में इस सारे टॉपिक को कवर करेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। जरा सोचिए कि आप एक स्कूल में पढ़ते हैं और उस स्कूल का कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। कोई रूल रेगुलेशन मतलब कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है कि कब स्कूल आना है, कब स्कूल जाना है, टीचर आपको कौन से सब्जेक्ट कब पढ़ाएंगे, कितनी वेल किसकी है, कोई फिक्स नहीं है। तो अगर सोचिए टाइम फिक्स नहीं है कि स्कूल की, तो क्या होता है कि सारे बच्चे अपने अपने मन से अपने अपने टाइम पे जाएंगे, क्योंकि फिक्स टाइम तो है नहीं। कोई 8 बजे, कोई 9 बजे, कोई 10 बजे, इस तरह से स्कूल पहुंचेगा। और फिर क्या होगा कि जब जिसका मन करेगा स्कूल से चला आएगा। टीचर मन करेगा पढ़ाएंगे, मन करेगा नहीं पढ़ाएंगे। तो क्या है कि रूल रेगुलेशन तो है नहीं, अपने मन वाली बात है। तो आप सोचिए कि क्या उस स्कूल में पढ़ करके आप जो शिक्षा प्राप्त करेंगे, क्या वो उससे आप किस नतीजे तक पहुंच सकते हैं? क्या आप अपनी लाइफ में उससे सक्सेस पा सकते हैं? तो ये बहुत ही अस्त व्यस्त वाली सिस्टम है, इससे हम कभी भी सफल नहीं हो सकते। तो जरा सोचिए कि जब एक स्कूल, एक छोटी सी संस्था बिना रूल रेगुलेशन का सक्सेस नहीं है, तो पूरा देश, इतना बड़ा देश, इतनी विविधता वाला देश, इतना विशाल देश बिना रूल रेगुलेशन का कैसे सक्सेस हो सकता है? तो आज हम यही जानेंगे कि संविधान की जरूरत क्यों पड़ी। इससे पहले भारतीय संविधान के बारे में भी पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ। लेकिन हम शुरुआत करेंगे दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका की एक विख्यात कहानी रही है कि वहां रंगभेद नीति चली है। अंग्रेजों ने बहुत ही दमन किया है दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत लोगों पे। तो पहले हम दक्षिण अफ्रीका की कहानी को जानते हैं। चलिए मेरे साथ बने रहिएगा अंत तक। हाँ, तो दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति आप सभी को दिख रहा होगा। रंगभेद नस्लीय भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका में चलाई गई। 17वीं और 18वीं सदी में यूरोप के गोरे लोगों ने दक्षिण अफ्रीका के लोगों को हथियारों और जोर जबरदस्ती से गुलाम बनाया। ये एक ऐसी व्यवस्था है जो नस्लीय भेदभाव पर आधारित है। और यहाँ देखिए, ये कहानी जो है 17वीं से 18वीं शताब्दी की है और यूरोप के गोरे लोगों ने, जो कि भारत को भी गुलाम बनाए थे, यूरोप के गोरे लोगों ने दक्षिण अफ्रीका के लोगों को हथियारों और जोर जबरदस्ती से गुलाम बनाया। जैसे कि गए थे वो लोग भी व्यापार करने, वो लोग भी दक्षिण अफ्रीका में जो यूरोपियन गोरे थे वो गए थे व्यापार करने। लेकिन वो व्यापार करते करते, सॉरी ये क्या आ गया, लेकिन वो व्यापार करते करते वहां के लोगों को भी जबरदस्ती हथियारों के तौर पर उसी तरह गुलाम बनाया जैसे कि भारत को। भारत में भी तो वो लोग व्यापार करने ही आए थे, लेकिन आते आते क्या हुआ कि हमारे क्षेत्रों पर ही अधिकार कर बैठे और हम ही को अपना गुलाम बना बैठे। तो बिल्कुल यही कहानी दक्षिण अफ्रीका की भी रही है। और फिर क्या हुआ है कि दक्षिण अफ्रीका में लगभग अश्वेतों की संख्या थी 3/4। गोरे अल्पसंख्यक थे, अश्वेत बहुसंख्यक थे। फिर भी इन सभी का वर्चस्व बहुत कम हो गया। देखिए कैसे। और है रंगभेद की शासकीय नीति अश्वेतों के लिए दमनकारी थी। रंगभेद के आधार पर बहुत सारे नीति नियम बने जो कि अश्वेतों के लिए और बाकी लोगों के लिए बहुत ही कष्टदायक और दमनकारी रहा। उसके बारे में सब अच्छे से समझेंगे, पहले टॉपिक देख लेते हैं। और फिर है उन गोरों का साथ रहने बसने की, उनको मतलब जो अश्वेत थे उनको गोरे लोगों के साथ रहने की, बसने की इजाजत नहीं थी। गाड़ी, बस, टैक्सी, अस्पताल, कॉलेज, सभी सार्वजनिक जगहों पर गोरों और कालों के लिए अलग अलग जगहों पर मतलब अलग अलग इंतजाम थे। सोचिए, वहां पे एक लोग हैं जो कि अश्वेत हैं, मतलब कि वो काले हैं, और गोरे वो हैं जो कि यूरोप से गए हैं। क्या हुआ कि भारत से ज्यादा संख्या में, भारत में तो उतनी संख्या में गोरे नहीं आ पाए थे, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में गोरे बहुत ज्यादा संख्या में पहुंच गए थे और वहीं पे वो रस बस गए। तो जो गोरे थे वो कालों के साथ बहुत ही दमनकारी बर्ताव करते थे। उनके लिए नियम कानून सब कुछ अलग था। मतलब उनको वो इतना नीचा समझते थे कि उसके लिए हर चीज अलग रखा गया था। अश्वेतों के लिए भी, और कुछ थे ऐसे लोग जो ना गोरे थे और ना काले थे, जिनको उन लोगों ने नाम दिया था रंगीन चमड़ी वाले, जिसमें कुछ अन्य देश के लोग भी थे, भारत के लोग भी शामिल थे उसमें। तो क्या हुआ कि उन लोगों के साथ मतलब अजीब सा बर्ताव किया जाता था। उन्हीं लोगों का देश था, लेकिन उन्हीं लोगों को गुलाम बनाकर रखा गया। किसी भी सार्वजनिक जगह पे, फिर चाहे वो कुआं हो या फिर कोई कुआं हो, बस हो, टैक्सी हो, किसी भी सार्वजनिक जगह पे
उन लोगों को बराबरी का जगह नहीं दिया गया। उन लोगों के लिए अलग व्यवस्था थी। अगर जहां श्वेत बैठते हैं वहां अश्वेत कोई जाकर के नहीं बैठ सकता था, इतनी ज्यादा व्यवस्था थी वहां। मतलब जो वहां पे काले लोग थे उनको बहुत कुछ झेलना पड़ा। अब आप ही सोचिए, इसमें किसी का काला होना, गोरा होना, इसमें अपनी क्या भूमिका है? लेकिन फिर भी इन लोगों को एकदम आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी और इन लोगों को एकदम नहीं समझ में आ रहा था। इन लोग जो दक्षिण अफ्रीका में काले लोगों के साथ किए वो बहुत ही दमनकारी था। और ये यही नहीं, बहुत सारे लोगों ने मतलब भारत और अन्य देश के लोगों ने भी इसका जमकर विरोध किया। चलिए इसको देखते हैं अच्छे से डिटेल में। इसके खिलाफ जो संघर्ष रहा वो कैसा रहा। रंग भेद के खिलाफ संघर्ष 1950 से ही अश्वेतों, रंगीन चमड़ी वाले और भारतीय लोगों ने रंग भेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष किया, विरोध प्रदर्शन किया, हड़तालें की। इनमें कई मजदूर संगठन और कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थी। अनेक गोरे सरकार ने सबका दमन, फिर भी मतलब कि इतने सारे लोग शामिल थे, बहुत सारे लोग अन्य देश के लोग भी शामिल थे कि इस जो दमनकारी जो शासन है, ये जो नीति है, इसको खत्म किया जाए। इसके खिलाफ संघर्ष मतलब विरोध प्रदर्शन करने लगे लोग, आंदोलन करने लगे, इसको खत्म किया जाए, अश्वेतों को भी वो सारे अधिकार दिए जाए जो श्वेतों के लिए है। फिर भी इतने सारे लोगों के इकट्ठे होने के बावजूद भी गोरे लोगों को एकदम फर्क नहीं पड़ा और वो लोग एकदम ऐसे इन सारी मान्यताओं को कुचलते हुए अपना दमन जारी रखते हुए शासन जारी रखे। फिर इसमें से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी आती है नेल्सन मंडेला की, जो कि दक्षिण अफ्रीका के ही हैं। इनका जो जन्म है 1918 में हुआ है, 18 जुलाई 1918 में हुआ है, ये याद रखिएगा आप लोग। इनका जो जन्म 18 जुलाई 1918 में हुआ है दक्षिण अफ्रीका में। ये भी एक अश्वेत व्यक्ति थे। इन्होंने क्या किया कि दक्षिण अफ्रीका में इस रंग भेद नीति के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और बहुत सारे लोगों को इसके लिए मोटिवेट भी किया कि हमको इसको नहीं सहना चाहिए, हमें इसका विरोध करना चाहिए। एक बार क्या हुआ कि बहुत ही जल्द इनके पिता की मृत्यु हो गई, फिर इनकी पूरी जिम्मेदारी इन्हीं पे थी। लगभग 1961 की बात है कि इन्होंने जब ये बड़े हुए तो इन्होंने अपना असेंबलीज ज्वाइन कर लिया और दक्षिण अफ्रीका में जो रंग भेद नीति थी उसके खिलाफ संघर्ष जारी किए, मतलब उन सब चीजों में ये इन्वॉल्व हो गए। फिर 1961 में इन पे एक केस चल रहा था कि इन्होंने मतलब देशद्रोह का कुछ किया है, देशद्रोह का कोई केस चल रहा था जिसमें इनको गिरफ्तार किया गया था। हालांकि ये निर्दोष साबित हुए। फिर 1962 में क्या हुआ कि इन पे आरोप लगा कि इन्होंने मजदूर संगठनों को क्या किया है कि भड़काया है, देश से जो मजदूर संगठन थे उनको इन्होंने भड़काया है और इस वजह से जो है इनको आजीवन कारावास दे दी गई। नेल्सन मंडेला को आजीवन कारावास दे दी गई। सोचिए जरा, लगभग इनकी पूरी यूथ, पूरी जवानी एक जेल की काल कोठरी में बीता और जहां इनको कैद रखा गया था उस जेल का नाम था रोबेन द्वीप। ये याद रखिएगा क्योंकि ये कॉम्पिटेटिव भी है, रोबेन द्वीप। इस काल कोठरी में इनको कैद रखा गया था लगभग 27 साल के लिए। सोचिए, एक यूथ व्यक्ति जो 25 साल का है, उसको उसकी जो पूरी एज है जिसमें वो कुछ कर सकता है, वो अपना पूरा लाइफ स्पेंड कर दिया एक काल कोठरी में, वो कुछ नहीं कर पाया। लेकिन क्यों? इस दमनकारी नीति को हटाने के लिए, क्योंकि ये इसका विरोध कर रहे थे। तो इस वजह से इनको इतनी बड़ी सजा दी गई। और भी हम कहानी जानेंगे इनकी आगे भी, आगे क्या हुआ। पहले इनको ड्रॉप करते हैं थोड़ा और आगे की स्टोरी जानते हैं। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जब विरोध प्रदर्शन बढ़ने लगा, ये तो नेल्सन मंडेला जेल में थे। नेल्सन मंडेला की एक और बात है, उन्होंने जब वो जेल में थे तो अपनी एक स्टोरी लिखी थी, अपनी जीवनी, जिसका नाम था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इस बात को भी याद रखिएगा, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है ये नेल्सन मंडेला की है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये नेल्सन मंडेला की कहानी, जीवनी है, जिसको उन्होंने जेल में जब थे उसी दौरान लिखे थे। इसमें उन्होंने अपनी पूरी जीवन के बारे में बताया था। जब गोरे लोगों को यह एहसास हुआ कि अब ये विरोध बंद नहीं हो सकता। देखिए, रंग भेद के खिलाफ विरोध और संघर्ष बढ़ता देख गोरी सरकार ने अपनी नीतियों में बदलाव शुरू किया।
अब गोरों को यह एहसास हो गया कि अब हम ज्यादा दिन तक अपने ये दमनकारी शासन को नहीं चला सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि अब इस व्यवस्था को बदलने की कोशिश की। अब क्या हुआ कि मीडिया और राजनीतिक दलों पर लगी पाबंदियां उठा ली गई। मीडिया पर भी कुछ पाबंदियां लगी थी, राजनीतिक दल पे भी पाबंदियां लगी थी, तो ये सब उठा ली गई और कानून, जो भेदभाव वाले कानून थे, जैसे कि श्वेतों के लिए अलग व्यवस्था थी, अश्वेतों के लिए अलग व्यवस्था थी, इस कानून को वापस ले लिया गया। अब इस चीज को वही स्थगित किया गया। और उसी वक्त नेल्सन मंडेला को, लगभग 1964 की बात है, 1964 में नेल्सन मंडेला को क्या किया गया, 28 वर्ष बाद उनको आजाद किया गया। नेल्सन मंडेला को लगभग 28, सोचिए उनकी पूरी यूथ जेल में ही बीत गई, 28 वर्ष बाद आजाद किया गया। आखिरकार 26 अप्रैल 1994 को 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका का झंडा लहराया और दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बन गया। ये डेटा याद रखिएगा, 26 अप्रैल 1994 दक्षिण अफ्रीका लोकतांत्रिक देश कब बना था, 26 अप्रैल 1994। अब देखिए, अश्वेत नेताओं ने अश्वेत समाज से आग्रह किया कि श्वेतों को हमारे साथ किया, उसके जो भी किया उन लोगों ने, जो भी गोरे लोगों ने अश्वेतों के साथ किया, उनको माफ कर दे और शांतिपूर्वक एक लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका का निर्माण किया जाए। अब सोचिए, जो नेतृत्व करता है, जो कि पूरा विरोध प्रदर्शन करने में जो नेतृत्व करते हैं, जो नेता हैं, उन्होंने आग्रह किया, वो भी अश्वेत ही थे, उन्होंने अपने अश्वेत समाजों से आग्रह किया, काले लोगों से आग्रह किया कि जो भी गोरे लोगों ने किया उनको माफ किया जाए। अगर हम इस बात को यहीं पे खत्म करते हैं तो हम एक शांतिपूर्वक एक अच्छे लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका का निर्माण करने में सफल होंगे। अगर हम इनको माफ ना करके हम भी अगर बदले का भाव रखते हैं तो फिर ये दमन और क्रांति बढ़ता ही जाएगा, फिर शांति नहीं आ पाएगा। तो इस बात पे सहमति ही बनी। बाकी दक्षिण अफ्रीका के जो अश्वेत लोगों थे वो गोरे लोगों को माफ भी कर दिए और इस बात का कोई बदला नहीं लिया गया। और फिर क्या हुआ, देखिए, अब दक्षिण अफ्रीका बहुत सारा ऐसा संविधान बनाया कि उसमें बहुत सारे नागरिकों को बहुत ही अधिकार दिया गया है। दक्षिण अफ्रीका बहुत ही क्या कह सकते हैं उसको, हाँ, बहुत ही उसकी प्रशंसनीय है वहां का संविधान, कि वहां पे जो संविधान है वो कहा जाता है कि दक्षिण अफ्रीका ने अपने नागरिकों को जितने अधिकार दिए हैं अभी तक किसी देश ने भी किसी संविधान में अपने नागरिकों को उतने अधिकार नहीं दिए हैं। एक प्रशंसक है दक्षिण अफ्रीका की संविधान, और इस प्रकार शांतिपूर्वक वहां लोकतंत्र की स्थापना हुई और वहां का संविधान बना। चलिए अब देखते हैं हमें संविधान की जरूरत क्यों है। हमें स्टार्टिंग में ही कहा था ना, इस टॉपिक पे हम आएंगे कि हमें संविधान की जरूरत आखिर क्यों है, संविधान किसे कहते हैं। सबसे पहले हम इसको जानेंगे कि संविधान किसे कहते हैं। देखिए, किसी भी देश, किसी भी संस्था को चलाने के लिए हमें कुछ मूलभूत नियमों की आवश्यकता होती है, चाहे वो कोई भी संस्था हो। इन नियमों के संग्रह को, इन नियमों के समूह को ही हम संविधान कहते हैं। हमारा संविधान भी बिल्कुल वही है। क्या है, बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारे कानून हैं, सबके अधिकार दिए गए हैं, सबके कर्तव्य बताए गए हैं। तो ये क्या है, नियमों और कानूनों का समूह ही तो है, यही तो है हमारा संविधान। इसके बारे में हम जानेंगे कि इसकी जरूरत क्यों है। देखिए, संविधान सर्वोच्च कानून है जिससे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोग के बीच के आपसी संबंध के साथ साथ लोगों और सरकार के बीच के संबंध भी तय होते हैं। संविधान में हर चीज लिखा होता है कि किस नागरिक का क्या अधिकार है, सरकार का इसमें क्या रोल है और न्यायपालिका का क्या रोल है। इसमें कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च नहीं है, ना तो वो प्रधानमंत्री है ना वो राष्ट्रपति है। संविधान एक ऐसा दस्तावेज है कि जो सबसे ऊंचा है, सर्वोच्च वही है। उसके अंदर भी राष्ट्रपति है या प्रधानमंत्री है, चाहे एक देश का नागरिक हो या कोई भी हो। तो ये इसकी खास विशेषता है कि इसके ऊपर कोई नहीं है। जरा सोचिए, अगर संविधान सर्वोच्च ना होता, कोई व्यक्ति सर्वोच्च होता, तो मुझे नहीं लगता कि हर किसी के साथ न्याय हो पाता। तो यहाँ किसी व्यक्ति की सर्वोच्चता नहीं है, संविधान की, कानून की सर्वोच्चता है, जिससे किसी भी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच के आपसी संबंध के साथ साथ लोगों और सरकार के बीच के संबंध भी तय होते हैं। ये बात एकदम सही है। एंड सेकेंड है, यह लोगों के बीच भरोसा और सहयोग विकसित करता है। हम यहाँ पे हैं, कोई भी केस होता है, हमारे साथ कोई भी झगड़ा करता है तो हम केस फाइल करते हैं, क्योंकि हमें ये विश्वास रहता है कि हमें कानून के द्वारा न्याय मिलेगा। वही बात है,
लोगों के बीच क्या होता है, भरोसा और सहयोग विकसित होता है कि अरे कोई साथ नहीं दे रहा है तो मत दे, हमारा साथ कौन देगा, कानून देगा। हम यही बात करते हैं ना। तो ये क्या है, एक भरोसा है किसके प्रति, हमें हमारे कानून के प्रति, संविधान के प्रति। तो ये एक भरोसा और सहयोग विकसित करता है। और सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसले लेने का अधिकार होगा, यह सब कुछ संविधान में लिखित है। कोई इस पे झगड़ा, कोई इस पे संघर्ष नहीं है कि इस पे बातचीत होगी ये काम कौन करेगा, इसके अधिकार किसको है। हर चीज, हर किसी के अधिकार, मैंने पहले भी बताया कि सब कुछ नियम, सारे कानून, सब कुछ लिखित है हमारे संविधान में। यह सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है, नागरिकों के अधिकार तय करता है। ये संविधान में हर कुछ लिमिट है, एक गवर्नमेंट की क्या राइट है, वो कितना तक जा सकता है, कितना कर सकता है। और नागरिकों का और यह अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। लोग अपनी आकांक्षाओं को व्यक्त कर सकते हैं एक अच्छे समाज के गठन के लिए। होता है ना कि जैसे समाज में किसी चीज की जरूरत हो, किसी डिमांड को लोग ज्यादा अगर डिमांड कर रहे हैं, जैसे किसान के मामले में अगर कुछ डिमांड कर रहे हैं, तो संविधान हमें विश्वास दिलाता है, क्योंकि किसी आदमी के देखिए बस की बात नहीं है। संविधान में सब कुछ लिखित है कि उसको संशोधन भी किया जा सकता है, उसमें कुछ जोड़ा भी जा सकता है, उसमें से कुछ हटाया भी जा सकता है। तो ये एक अच्छी व्यवस्था है, एक अच्छा सर्वोच्च है, क्योंकि इस पे हमको भरोसा रहता है, किसी और व्यक्ति पे रहे ना रहे। यहाँ ये हमें भरोसा दिलाता है कि कोई साथ हो ना हो, कानून और संविधान आपके साथ हैं। चलिए, तो संविधान हमें जरूरत संविधान की क्यों है, ये हमें, मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा कि बिना संविधान का हमारा कुछ भी इस देश में चल पाना बड़ा मुश्किल है। मुश्किल क्या, असंभव है। क्योंकि जब संविधान बन रहा था ना, तो जो बनाने वाले लोग थे वो बहुत ही चिंतित थे, क्योंकि उस वक्त की जो स्थिति थी, जब पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हुआ था, तो स्थिति बहुत ही भयावह थी। उस स्थिति को देखते हुए लोगों के मन में यही चिंता थी कि क्या जो हम संविधान बना रहे हैं हमारे वर्तमान और भविष्य के लिए, क्या ये सुरक्षित है, क्या ये हमारे भविष्य में भी कार्यरत रहेगा। इन चीजों को लेकर लोग चिंतित थे। लेकिन आज जो हमें दिखता है वो काफी सफल पूर्वक दिखता है कि हाँ, हमारा संविधान सक्सेस है हमारे देश में। चलिए आगे देखते हैं, भारतीय संविधान का निर्माण। भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, कब हुआ, इसके बारे में जानेंगे। देखिए, आजादी की लड़ाई के दौरान ही लोकतंत्र समेत बुनियादी बातों पर राष्ट्रीय सहमति बनाने का काम हो चुका था। ये एक बेनिफिट था। दक्षिण अफ्रीका में क्या हुआ था कि लड़ाई तो हो रही थी आजादी की, स्वतंत्रता की, लेकिन वहां संविधान पे कोई बातचीत नहीं हुआ। वहां एग्जैक्टली जब लोकतंत्र प्राप्त हुआ उसके बाद ही वहां संविधान के बारे में बातचीत हुआ कि कैसे क्या होना चाहिए। तो 2 साल वहां लग गए थे बनाने में। लेकिन हमारे यहाँ क्या था कि जब से आजादी की लड़ाई शुरू थी, जैसे कांग्रेस की जब गठन हुई थी 1885 में, ये ध्यान रखिएगा, कांग्रेस की गठन कब हुई थी, कांग्रेस पार्टी की 1885 ईस्वी में। तो उसी टाइम से लगभग जब लोग अधिवेशन कर रहे थे, कांग्रेस का अधिवेशन होता था हर साल, हर शहर में होता था, अलग अलग शहरों में, अलग अलग जगहों पे। तो लोग ये फिक्स करते थे कि हमारे आजाद भारत का जो संविधान होगा उसका स्वरूप कैसा होगा। आजाद भारत का जो संविधान होगा कैसा होगा। आजादी तो प्राप्त कर लेंगे, हम लोग हमेशा एक कदम आगे सोचते थे। आजादी प्राप्त करने के बाद कैसे हम अपने देश को चलाएंगे, कुछ नियम कानून भी तो होने चाहिए। तो देखिए, इस बात पे आजादी की जब लड़ाई चल रही थी, जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, तभी बुनियादी बातों पर कुछ राष्ट्रीय सहमति बनाने का काम किया गया था। बहुत सारे लोग जो अधिवेशन कर रहे थे तो अपने विचार रख रहे थे कि हमारे आजाद भारत का संविधान कैसा होगा, ऐसा होगा, ये सारे नियम उसमें शामिल रहेंगे, ये शामिल रहेंगे, तब सक्सेस होगा। इस तरह की बातें हो रही थी। इसमें सबसे पहले शुरुआत कब हुई थी ये जानिए। देखिए, 1928 में, ये ध्यान रखिएगा, 1928 में ही मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के अन्य 8 नेताओं ने, मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के अन्य 8 नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा था, जिसमें सार्वभौम वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता, समानता और अल्पसंख्यकों के लिए अधिकारों की रक्षा की बात कही गई थी। ये सारी जो बातें हैं इस पे पहले ही सहमति बन चुकी थी। स्वतंत्रता, समानता और फिर अल्पसंख्यक के अधिकारों की रक्षा। जो लोग अल्पसंख्यक हैं उन पे होता है ना कि कम संख्या है तो उनको बहुसंख्यक वाले दबाते हैं, तो उनके लिए विशेष अधिकार, विशेष सुविधा, रिजर्वेशन, तो कुछ इस तरह की विशेष सुविधा, ताकि वो भी अपने आप को इन बहुसंख्यकों के बीच सेफ महसूस करे। तो इस तरह के कुछ अधिकार, मतलब इन सारी चीजों पर। और सार्वभौम वयस्क मताधिकार पे भी पहले ही बात हो चुकी थी। सार्वभौम वयस्क मताधिकार इट मीन्स कि हर वो एडल्ट पर्सन जो 18 ईयर प्लस है वो
वोट कर सकता है, सार्वभौमिक ना। उसमें कोई मतलब ये नहीं था कि कुछ रूल थे कि कुछ नियम है कि मेल ही कर सकता है, फीमेल नहीं। पहले यही था ना, जो 1919 में अधिनियम आया था ब्रिटिशरों द्वारा, तो उसमें तो यही था कि रिच पर्सन और सिर्फ मेल ही कर सकते थे वोट। लेकिन इसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात कही गई थी पहले ही। फिर क्या हुआ कि संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई 1946 में हुए थे, और संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी 1946 में हुई थी, दिसंबर 1946 में। देखिए, इतनी सारी चीजों पर बात तो पहले ही हो चुकी थी कि हमारा संविधान कैसा होगा कैसा नहीं होगा, बात हम पहले ही कर चुके थे। लेकिन ये हमारा प्लस पॉइंट था। दक्षिण अफ्रीका के मामला को हम देखें तो दक्षिण अफ्रीका के मामला से ये हमारा एक प्लस पॉइंट था। अब ये जान लेते हैं कि संविधान के लिए चुनाव कैसे हुआ। जो संविधान के लिए चुनाव हुआ था ना, वो अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। कैसे हुआ था? अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से कर पाना संभव नहीं था उस वक्त बहुत ज्यादा मात्रा में क्या हुआ था कि उस वक्त लड़ाई भी तो हुई थी ना भारत और पाकिस्तान के बीच, तो बहुत सारे विवाद चल रहे थे। तो इसको रखा गया कि उतना संभव नहीं हो पाता कि हर व्यक्ति के तहत हम वोटिंग कराएं और ये संविधान सभा का जो है चुनाव कराएं। तो एक अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव लिया गया, मतलब कि जो स्वतंत्रता सेनानी के लोग थे, जो नागरिकों के लोग थे, उन्होंने ही वोटिंग करके इन नेताओं का चयन किया। और ये नेता वो भारतीय समाज के बीच से ही थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को आगे बढ़ाया था, जो स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए थे, उन्हीं सब समाजों के बीच से थे, अपने लोग थे। तो ये विश्वास था, अप्रत्यक्ष रूप से ही चुनाव हुआ था। और चुनाव कब हुआ था? तो जुलाई 1946 में, ये डेटा याद रखिएगा आप लोग। जो चुनाव हुआ था जुलाई 1946 में हुआ था, और संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो दिसंबर 1946 में हुई थी। और भारतीय संविधान सभा जैसे ही जब आजाद हो गया देश, तो बट भी गया दो भागों में, पाकिस्तान अलग भारत अलग। तो भारत की संविधान सभा अलग और पाकिस्तान की संविधान सभा अलग। संविधान सभा में हमारे पूर्ण सदस्य 299 थे। संविधान सभा में बहुत सारी चीजें जानने वाली हैं, तो अभी तो हम इतना ही रहने देंगे, क्योंकि हमें लगता है सारी टॉपिक हमने कवर कर लिया है। और संविधान पे अगर हम लोग एग्जैक्टली में पढ़ें तो लगभग बहुत ही लंबा टॉपिक है, 2-3 घंटे का टॉपिक है। तो वो हम लोग कभी अगली वीडियो में कभी और जानेंगे। आज के लिए इतना ही, और धन्यवाद आप सभी का।